मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत कृष्णा टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, झूठे इंसान की जो ऊंची आवाज होती है वह सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मेटल टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे और मेटल टॉपिक में हम लोग जाने थे इसके परिचय के बारे में। मेटल किसे कहते हैं, इसके प्रॉपर्टीज जाने थे। जो हम लोग पढ़े थे, 3 प्रकार के प्रॉपर्टीज थे, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस तीनों पे हम लोग कल डिस्कस किए थे, लेकिन अब हमको इससे आगे चलना है मेटल के बारे में कि इससे आगे क्या होता है। तो सबसे पहले हमको मेटल के जानने के लिए मेटल को वर्गीकरण करना पड़ेगा, अर्थात बांटा पड़ेगा ग्रुप में। चूंकि एक इकट्ठा में एक जगह पर इसको नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेटल को ग्रुप बाय ग्रुप अलग अलग कर देते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। जब मेटल को हम अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल अर्थात मेटल का वर्गीकरण। तो मेटल का वर्गीकरण कितने तरह से किया गया है, कैसे हम वर्गीकरण करते हैं। तो मेटल का वर्गीकरण 4 तरह से किया गया है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला होता है फेरस मेटल। फेरस मेटल किसको बोलेंगे? फेरस जहां पर भी, जिस मेटल में भी लोहे की मात्रा हो, अर्थात उसका बेसिक जो हो वह लोहा हो, तब उसे हम फेरस मेटल कहते हैं। अगर इसका हम एग्जांपल लें तो हम ले सकते हैं हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, हम ले सकते हैं कास्ट आयरन, हम ले सकते हैं क्या, तो रॉट आयरन। ये सभी क्या है? हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? फेरस मेटल है। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक जो है, अर्थात सबसे अधिक मात्रा में जो है वह क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फेरस मेटल कहते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना है, जिसमें भी लोहे की मात्रा होगा अधिक मात्रा में, उसे हम क्या कहते हैं? फेरस मेटल कहते हैं। ठीक है। दूसरा दोस्तों, दूसरा जो होता है वह होता है नन फेरस। नन फेरस मेटल। नन फेरस मेटल में कौन सा है? नन फेरस, नन मतलब क्या? जिसमें लोहा न हो, जिसमें लोहा नहीं हो, वैसे मेटल को हम नन फेरस मेटल कहते हैं। तो क्या किस किस में लोहा नहीं होता? कौन सा नन फेरस मेटल में आता है? हम लोग आराम से जानते हैं, सब कोई जानते हैं, लेकिन इस चीज को कभी गौर नहीं किए हैं। तो वह क्या है? हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। क्या एल्यूमिनियम में लोहा होता है? नहीं होता है। गोल्ड में लोहा होता है? नहीं होता है। क्या कॉपर में लोहा होता है? नहीं होता है। क्या जिंक में लोहा होता है? नहीं होता है। क्या टीन में लोहा होता है? नहीं होता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो है क्या है? नन फेरस मेटल है। क्यों? क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। अब एक चीज और हमको जान ले, इसको अगर हमको अलग अलग करना हो फेरस और नन फेरस मेटल को, तो एक आपको अगर इस चीज को दिमाग लगाइएगा तो आराम से आप दोनों को क्लियर कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक जो है, अर्थात जो चुंबक है, वह मैग्नेट जिसको अपने ओर खींच रहा है, या मेटल जिसको ओर खींचा रहा है, वह फेरस मेटल होता है। मेटल को जब आपको परखना हो कि कौन फेरस है और कौन नन फेरस है, तो आपको आसानी से मैग्नेटिक के द्वारा परख सकते हैं। और नन फेरस में कभी भी चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात चुंबक इसको अपनी ओर नहीं खींचता है। तो इसके द्वारा भी आप दोनों को वर्गीकरण छांट सकते हैं कि फेरस मेटल किसको कहेंगे और नन फेरस मेटल कहेंगे। लेकिन बेसिक इसका क्या है? इसमें लोहा पाया जाता है, इसमें लोहा नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके द्वारा हम क्लियर कर लेते हैं कि फेरस और मेटल, नन फेरस मेटल क्या है। तीसरा चलते हैं, बस इसी को देखिए, यहां पर मिक्स हो जाता है, अर्थात 2 फेरस मेटल आपस में मिल जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं?
फेरस एलॉय। फेरस एलॉय, एलॉय का मतलब होता है मिश्रण। तो मिश्रण किसका? फेरस का, अर्थात दो फेरस मेटल मिलकर जब आपस में मिल जाता है, आपस में मिक्स हो जाता है, तब उससे जो नया निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? फेरस मेटल कहते हैं। जैसे फेरस मेटल में मैग्नीज भी आता है, निकेल भी आता है, क्रोमियम भी आता है, लेकिन अब इसको अगर मिक्स कर दिया जाए इसके द्वारा, तब फेरस एलॉय क्या बनता है? तब बन जाता है क्रोमियम स्टील। कब? जब स्टील में क्रोमियम को मिक्स करेंगे तब बनेगा क्रोमियम स्टील, और तब वह फेरस एलॉय होगा। जब तक इस स्टील के साथ क्रोमियम को नहीं मिलाएंगे तब तक वह फेरस एलॉय नहीं होगा। निकेल स्टील अगर हो तो निकेल के साथ जब स्टील का मिश्रण करेंगे तब वह निकेल स्टील बनेगा, और तब वह फेरस एलॉय बनेगा। निकेल और स्टील दोनों जो है वह क्या है? फेरस एलॉय है। अब स्टील क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। तो स्टील क्या है? जब किसी लोहा के साथ कार्बन की मात्रा मिलती है तो लोहे और कार्बन की मात्रा से जो निर्माण होता है उसे हम स्टील कहते हैं। ठीक है, जब लोहे में कुछ कार्बन की मात्रा कुछ परसेंट जब हम मिला देते हैं तो उस दोनों के मिलने से जो निर्माण होता है उसे हम स्टील कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब यहीं पर अगर हमको ये पूछ दे कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है, तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? कार्बन होता है, लोहा होता है और निकेल होता है। ठीक है, जिसके कारण उसे क्या कहते हैं? हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं, और क्रोमियम होता है। तो जिससे क्या होता है, क्यों देखते हैं कि उस पर जंग नहीं लगता है? क्योंकि क्रोमियम और निकेल दोनों जो है क्या है? जंग का रोधक है। यही कारण है कि इस दोनों को मिक्स किया जाता है स्टील में, और कार्बन की मात्रा को कम किया जाता है। तो यही कारण है कि स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं पड़ता है। क्यों? कि निकेल और क्रोमियम है जो जंग का प्रतिरोध करता है, जंग को नहीं लगने देता है। अब देखते हुइएगा, आपके पास बाइसिकल है, बाइक है, तो अब तो बाइक में हार्ड प्लास्टिक का देता है रिम, लेकिन पहले जो देता था, या फिर आपके साइकिल में देखिएगा जो रिम है वह रिम के ऊपर उजला सा परत चढ़ाया हुआ है। वह या तो क्या रहता है? जिंक का कोटेड रहता है या निकेल का परत चढ़ाया हुआ रहता है। इसके साथ आपके पास, आप गौर कर सकते हैं, अगर आप पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट, उसमें आप स्टील रूल का इस्तेमाल करते हुए या प्रैक्टिकल का क्लास करते हैं तो वहां पर आप स्टील रूल का उपयोग करते रहिएगा। स्टील रूल पर जो ऊपर से व्हाइट कलर का परत चढ़ा हुआ है वह परत क्या चीज का है? तो वह निकेल का ही परत चढ़ा हुआ है, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगता है, और उस पर जो ग्रेजुएशन किया हुआ है वह साफ साफ दिखता है। तो इस चीज को हमको याद रखना होगा। तो फेरस मेटल में हम क्या करते हैं कि दो फेरस मेटल को जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है? फेरस एलॉय कहलाता है, अर्थात मिश्रण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे आगे चलेंगे फिर किसमें? नन फेरस में। ठीक है, नन फेरस एलॉय में क्या होगा? अब आप पूरा समझ ही गए होइएगा कि नन फेरस एलॉय में दो नन फेरस को क्या करते हैं? आपस में मिला देते हैं। यहां पर अब दो को आपस में मिला देंगे, तो कैसे मिलाएंगे आप देखते होइएगा। और आप जानते हैं क्या? आप जानते हैं पित्तल के बारे में? पित्तल को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। ठीक है, अब यह क्या चीज का मिश्रण है? यह क्या? ये चीज तो हम यहाँ पर नहीं लिखाए थे ना, लेकिन यह क्या है? यह एक नन फेरस एलॉय है। तो क्या चीज का एलॉय है यह? तो पित्तल से याद रखिए। याद रखने के लिए हम बता दें, पित्तल से याद रखिए आप अपने पिताजी को। पिताजी जो ही याद रहेंगे आप याद कर सकते हैं पिताजी। पी से पित्तल, तो से तांबा और जौ से जस्ता। ठीक है, अर्थात यह क्या चीज का? कॉपर और जिंक का क्या होता है? मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है क्या? पित्तल। अर्थात पित्तल क्या हो गया? एक नन फेरस एलॉय हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ दे कोई ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज क्या होता है? कांसा होता है, कांसा का बर्तन, अर्थात तो गांव में कहते हैं ना हम लोग फूल वाला बर्तन, तो उसी को हम लोग कांसा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको ब्रॉन्ज कहते हैं। अगर यह क्या चीज का मिश्रण होता है? यह भी तो कोई किसी न किसी चीज का मिश्रण है। यह भी एक एलॉय है, नन फेरस एलॉय है। यह तांबा और टीन का मिश्रण है। ठीक है, तांबा और टीन का मिश्रण है, अर्थात कॉपर और टीन का मिश्रण है। जब इस दोनों को मिला देते हैं तब जो तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं, कांसा कहते हैं। ठीक है, अगर गन मेटल कहे
गन मेटल में क्या होता है? गन मेटल में कॉपर होता है, टीन होता है और जिंक होता है। यह तीन चीज मिलके गन मेटल बनता है। गन मेटल भी क्या है? एक नॉन फेरस एलॉय है। गन मेटल किसको बोलते हैं? पहले इससे गोली ही बनता था, गोली का सामान अर्थात आपका बंदूक बनता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? गन मेटल। ठीक है, तो यह क्या था? मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल था। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जाने? फेरस मेटल के बारे में। फेरस मेटल क्या है? फेरस मेटल क्या है? जिसमें लोहा में अर्थात जिस मेटल में लोहे की मात्रा होती है उसे हम फेरस मेटल कहते हैं। और बेसिक होता है, बेस होता है, बेस जिसका लोहा होता है वो फेरस मेटल है। जिसमें लोहा होता ही नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फेरस मेटल कहते हैं। जब दो फेरस मेटल को आपस में मिक्स कर दिए तो क्या बन गया? फेरस एलॉय बन गया। और जब दो नॉन फेरस मेटल को आपस में मिक्स कर दिए तो नॉन फेरस एलॉय बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर का क्या मतलब? लोहे का अयस्क, लोहे का अयस्क। ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन मतलब लोहा और ओर मतलब अयस्क होता है। ठीक है, तो अब हमको जानना है कि यह अयस्क क्या है, अयस्क किसे कहते हैं। हम जब चर्चा कर रहे थे कल मेटल के बारे में, तो मेटल हम चर्चा किए थे कि मेटल क्या है? एक खनिज पदार्थ है, अर्थात क्या है? जमीन के नीचे से निकलता है। तो क्या यह सिर्फ शुद्ध होगा वहां पे लोहा रखा हुआ, शुद्ध मेटल रखा हुआ होगा? नहीं, इसके साथ बहुत सारे गंदगी मिले हुए होंगे। ठीक है, इसके साथ मिट्टी भी होगा, इसके साथ सल्फर भी होगा, इसके साथ मैग्नीज भी होगा, ठीक है, सिलिकॉन भी होगा। तो बहुत सारे ऐसे तत्व होंगे जो जिसका इसके साथ मिला होना क्या है? सही नहीं है, अशुद्ध है। ठीक है, तो जब यह अशुद्धियों के साथ मिला होता है तो वह एक कच्चा पदार्थ होता है। जैसे रॉ मटेरियल, किसी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से वह रॉ मटेरियल होता है, अर्थात एक कच्चा पदार्थ होता है। तो तब जो वो कच्चा पदार्थ होता है, उस कच्चे पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? आयरन ओर कहते हैं। ठीक है, तो वह कच्चा पदार्थ कई प्रकार के होते हैं। इसी से हमको पता चलता है कि कौन किस तरह का है। ठीक है, तो उसको हम क्वालिटी के अनुसार, मात्रा के अनुसार अलग अलग मात्रा में बांट देते हैं। ठीक है, तो अर्थात मेटल जिस कच्चे पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, जिस खनिज से प्राप्त किया जाता है, जो अशुद्धि वाला पदार्थ होता है, जो मिक्स होता है, उस मिक्स वाले पदार्थ को, उस कच्चे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं कि अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हेमाटाइट। ठीक है, यह हेमाटाइट क्या है? हेमाटाइट क्या है? तो हेमाटाइट एक क्या है? लोहे का अयस्क है। हेमाटाइट क्या है? लोहे का अयस्क है, जिसके द्वारा हम लोहे को प्राप्त करते हैं। तो कैसे? शुद्ध करके। यह तो अशुद्धि है ना, यह तो अयस्क है, अर्थात इसमें बहुत सारी शुद्धियां मिली होती है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमको, किसी भी अयस्क से प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसे शुद्ध करना पड़ता है, तभी हम प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि अगर यह हेमाटाइट 100% है, इसमें क्या 100 का 100% लोहा होगा? नहीं होगा, कुछ कम मात्रा में होगा। ठीक है, तो हेमाटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में खूब क्वेश्चन इससे आते हैं मेटल से, कि हेमाटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है। तो हेमाटाइट में लोहे की मात्रा जो है वह 70% होता है। हेमाटाइट में लोहे की मात्रा कितना होता है? 70% होता है। लेकिन अब वही दूसरा हम चलेंगे मैग्नेटाइट। अब यहां पर लोहे की मात्रा 72% हो जाता है, अर्थात इससे 2% ज्यादा होता है। अब हम जब जो कोई टेक्निकल एग्जाम देते हैं तो वहां पर हम किसको सबसे अधिक अगर पूछ दे कि सबसे अधिक मात्रा में लोहा किस अयस्क के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वह मैग्नेटाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेकिन यही क्वेश्चंस अगर रेलवे में पूछता है तो रेलवे किस आंसर को मानता है?
रेलवे 70 को मानता है, अर्थात हेमेटाइट को मानता है। रेलवे के अनुसार हेमाटाइट में सबसे अधिक मात्रा में लोहे की मात्रा पाया जाता है। लेकिन आप अगर किसी अन्य चीज का एग्जाम देते हैं, जैसे डीएमआरसी हो, जैसे इसरो हो, जैसे डीआरडीओ हो, अर्थात भिन्न भिन्न जब टेक्निकल, फुल्ली टेक्निकल का एग्जाम देते हैं, तो वहां पर आपको कौन सा आंसर उठाना है? मैग्नेटाइट उठाना है। मैग्नेटाइट में सबसे अधिक लोहे की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे सीडेराइट। लिमोनाइट है। लिमोनाइट में इसकी मात्रा कितना होगा? तो लिमोनाइट में इसकी मात्रा जो है वह हो जाता है 59%। यह 59% अब देखिए धीरे धीरे कमता जा रहा है। एक चीज हमको और याद रखना है इसके कलर के बारे में। ठीक है, हेमेटाइट का जो कलर होता है वह रेड होता है, यह रेड कलर का होता है। लेकिन मैग्नेटाइट का जो कलर है वह ब्लैक होता है, अर्थात काला कलर का होता है। लेकिन अगर लिमोनाइट हम चले तो यह ब्राउन कलर का होता है, अर्थात भूरा कलर का होता है। ठीक है, इस कलर को याद रखना है। तो परसेंट और इसका कलर, ये चीज हमेशा याद रखना है। लिमोनाइट में कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो 59% पाया जाता है क्या? लोहा। ठीक है, अब हमको जाना है साइडराइट। साइडराइट में इसका परसेंटेज हो जाता है 48% और यह भी ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, यह भी क्या है? एक प्रकार का अयस्क है। किसका? आयरन ओर का। ठीक है, टाइप है। तो ये चारों क्या है? आयरन ओर है। ठीक है, एक और बचता है पाइराइट। पाइराइट में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। पाइराइट में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 40% पाया जाता है। एक चीज अब यहां से क्वेश्चन को याद रखिएगा, कभी भी सबसे अधिक मात्रा में जो होगा वह ये होगा और सबसे कम मात्रा में पाइराइट होगा। ये सबसे अधिक और सबसे कम, ये दो चीज हमेशा याद रखा जाता है। इसके बाद अब एक चीज और पूछेगा कि किस अयस्क पर सबसे अधिक खर्च पड़ता है लोहे को प्राप्त करने में? तो सबसे अधिक खर्च पड़ता है किस पर? पाइराइट पर। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं। अर्थात जब बहुत कठिन परिस्थिति होती है, अगर यह नहीं अवेलेबल है, वैसी स्थिति में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस पर अधिक मात्रा खर्च पड़ जाता है, अधिक खर्च पड़ जाता है, तो काफी यह महंगा पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अधिक मैग्नेटाइट और सबसे कम पाइराइट, यह 5 अयस्क होते हैं। किसके? मेटल के, जिसके द्वारा हम लोहे को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ आगे। अब हम लोग पढ़े जब आयरन ओर, तो हम आयरन ओर में डिस्कस किए कि आयरन ओर में अशुद्धियां पाई जाती है। आखिर उस अशुद्धियों को, मिट्टी है, सिलिकॉन है, सल्फर है, उसको हम कैसे छांटेंगे, उससे हम कैसे लोहा प्राप्त करेंगे? तो उसके बारे में हमको जानना है। तो उसको जो हम शुद्ध करेंगे, उससे गंदगी को जो छांटेंगे, उसके लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोसेस हमको पढ़ना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्ध करने की विधि, जिसके द्वारा हम मेटल को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानना है। तो सबसे पहले किस किस माध्यम के द्वारा जानते हैं? तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहला बाय ग्रेविटी। बाय ग्रेविटी क्या होता है? तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर एक पानी का टब हो जिसके द्वारा पानी को सप्लाई किया जा रहा हो एक तरफ से दूसरे तरफ, ठीक है, अगर इसमें हम मात्रा क्या चीज का, अयस्क का डाल देते हैं, ठीक है, अयस्क का डाल देंगे और इसमें पानी भर देंगे,
तो क्या होगा, जब पानी भरेंगे हम जानते हैं कि जो काफी क्या होगा, वजनदार होगा वह नीचे जाएगा, जो हल्का होगा वो क्या होगा, ऊपर रहेगा। अगर जब हम पानी का यहाँ फोर्स देते हैं, अब यह पानी का फोर्स जब देते हैं तो क्या होता है कि जो लोहा हम जानते हैं कि क्या है, सबसे ज्यादा वजनदार है, बाकी कोई भी जो होगा वह क्या होगा, इससे हल्का होगा। अर्थात मिट्टी होगा वो भी इससे हल्का होगा, सल्फर होगा वो भी इससे हल्का होगा, सिलिकॉन होगा वो भी इससे अच्छा हल्का होगा। तो सभी जो गंदगी है, सभी जो अशुद्धियां हैं वह इसकी अपेक्षा क्या है, हल्का है। तो जब हम पानी के द्वारा फोर्स करते हैं तो जो लोहे का कण है, छोटा छोटा जो लोहे का कण है वह नीचे बैठ जाता है। हाँ, एक चीज और आपको याद रखना है कि प्यूरिफिकेशन करने के लिए अयस्क को सबसे पहले छोटे छोटे कण में हम तोड़ देते हैं। जब तक हम छोटे छोटे कण में नहीं तोड़ेंगे तब तक हम उससे अशुद्धियों को नहीं निकाल सकते हैं। तो इससे पहले हमको क्या करना है, उसको छोटे छोटे कण में तोड़ देना है, अगर बड़ा कण है तो। उसके बाद हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। जब छोटे छोटे कण के रूप में उसको तोड़ देंगे तो जो लोहे का कण होगा वह क्या होगा, नीचे जमीन इस पर एक परत बना लेगा, नीचे बैठ जाएगा। लेकिन ऊपर से जो भी गंदगी है वह क्या होगा, इस फोर्स के द्वारा बह के इधर से एक जो नल है उसके द्वारा क्या होगा, यह खाली रास्ते के द्वारा, पाइप के द्वारा यह निकल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत अधिक मात्रा में जो मेन अशुद्धि है वह क्या होगा, निकल जाएगा। तो क्या इससे पूरा साफ हो जाएगा? जी नहीं, इससे यह पूरा साफ नहीं होगा, लेकिन मूल तौर पर जो सबसे अधिक शुरू में जो गंदा है उसको बहुत हद तक यह साफ कर देगा। ठीक है, तो यह होगा मेथड, क्या हो गया, बाय ग्रेविटी मेथड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे इससे आगे बाय मैग्नेटिक मेथड। बाय मैग्नेटिक में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, चुंबक। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबक। इसमें हम क्या करते हैं कि दो पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं और इस पुल्ली पर एक मैग्नेटिक बेल्ट को चढ़ाते हैं। ठीक है, इस मैग्नेटिक बेल्ट पर क्या करते हैं, अब हम मैग्नेटिक बेल्ट पर हम अयस्क को डालते हैं। इस पर हम क्या करते हैं, अयस्क को डालते हैं। जो ही ये अयस्क जब हम डालते हैं तो यह चूंकि क्या है, मैग्नेटिक बेल्ट है। और इससे पहले हम पढ़े थे कि मेटल में, अर्थात जो फेरस मेटल है वह क्या करता है, उसमें मैग्नेटिक का गुण पाया जाता है। वह मैग्नेटिक के अर्थात जो चुंबक है उसमें क्या होता है, वह आकर्षण शक्ति होता है, वह उसको खींचता है। किसको, फेरस मेटल को। अर्थात तो लोहा क्या है, एक फेरस मेटल है। तो अब क्या करेगा कि वह इसमें चिपकने का कोशिश करेगा। कौन, फेरस मेटल अर्थात लोहा। अब क्या है, जो गंदगी है क्या वह इसके साथ चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। तो यह मैग्नेटिक बेल्ट पर जब हम अयस्क को डालते हैं और यह जब घूम रहा है तो क्या होता है कि जो इस पर अशुद्धियां हैं वह घूमने के दौरान डायरेक्ट इधर आके फेंका जाता है, आगे की ओर गिर जाता है। लेकिन वही जो मेटल है वह इसमें क्या होता है, सटता हुआ चला आता है। अब हम क्या करते हैं कि एक जगह इसके साथ एक ब्रेकर लगा देते हैं मेटल का साइड में, जो इसको सट के रहता है, एकदम सटा हुआ रहता है। अब इसको क्या करता है कि जो इससे टकराता है वह इसको छुड़ा देता है या नीचे की ओर गिर जाता है, ढेर लग जाता है नीचे में। कौन, लोहे का कण। और जो अशुद्धियां हैं वह इधर की ओर क्या होता है, गिर जाता है। इस तरीके से, इस माध्यम से हम क्या करते हैं, हम इसके अशुद्धियों को निकाल देते हैं। किसके माध्यम से, बाय मैग्नेटिक। तो क्या था मैग्नेटिक इसमें, तो यह जो बेल्ट था पुल्ली पर चढ़ा हुआ, यह बेल्ट जो था वह बेल्ट क्या था, मैग्नेटिक था, जिसके कारण से हम आसानी से इसके अशुद्धियों को हम हटा दिए। ठीक है, तो एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या होगा, बाय स्मेल्टिंग। बाय स्मेल्टिंग क्या होता है, बाय स्मेल्टिंग जो है सबसे हाई क्वालिटी का इसमें प्यूरिफिकेशन मेथड है। और इसको करने के बाद ही लास्ट में हम इसको करते हैं। लेकिन यह अगर कर देते हैं तो इससे क्या होता है, बाय स्मेल्टिंग मेथड में हमको आसान हो जाता है, ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। बाय स्मेल्टिंग है क्या, फर्नेस हम लोग समझते हैं। फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी, अर्थात जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को गर्म करते हैं, नहीं, जिस चीज में किसी चीज को हम पकाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ईंट जो पकता है वह कहां पकता है,
भट्ठी में ही पकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें तापमान अधिक मात्रा में हम क्रिएट करते हैं, जिससे वह क्या होता है, पक जाता है। तो यहां भी तो वही काम करना है। अब हमको करेंगे क्या, बाय स्मेल्टिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किस फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें हमको हमेशा याद रखना है कि इसमें ब्लास्ट फर्नेस को हम यूज करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस को हम यूज करते हैं। अब इस ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, इस फर्नेस में हम क्या करते हैं, अयस्क को डालते हैं, चूने पत्थर को क्या करते हैं, डालते हैं, कोयला को डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सभी चीज को डालकर जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, जो गंदगी रहता है ऊपर में तैरने लगता है, उसको ऊपर के पाइप के द्वारा निकाल दिया जाता है, और नीचे में जो बैठ जाता है वह क्या बैठ जाता है, तो आयरन का कण, आयरन का परत बन जाता है। क्यों? क्योंकि वह गल चुका है। फर्नेस में हम क्या किए, तापमान दिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मेटल में हम बताए थे फ्यूजिबिलिटी, दो तापमान देंगे तो क्या होगा, वह गलेगा। तो गलेगा तो क्या होगा, वह लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड बन के क्या होगा, नीचे में परत बना लेगा, और जो गंदगी होगा ऊपर में झाग के रूप में क्या होगा, तैरने लगेगा। तो उस झाग को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं क्या, बाय स्मेल्टिंग मेथड। और इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब ब्लास्ट फर्नेस के बारे में फिर हम फर्नेस टॉपिक जब पढ़ेंगे, तो फर्नेस टॉपिक में हम ब्लास्ट फर्नेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तत्काल हमको इतना ही जानना है कि ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा भी हम क्या करते हैं, इसको अशुद्धियों को साफ करते हैं, ठीक है। तो इस 3 मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, आयरन और प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसको शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।